दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी भाजपा के जिला मुख्यालय पर पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर पत्रकार वार्ता की। देखिए इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नहीं तो ये शुरू से ये पैदा हो जानी चाहिए थी। तो आज जहाँ रेलवे की उपलब्धियां हैं, वहीं आज सेना की अनेकों उपलब्धियां हैं, और आज पूरी दृढ़ता के साथ बराबर के मुल्कों को हम जवाब दे रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, यूक्रेन और रूस के जो लड़ाई थी, युद्ध था, तो 40,000 लोग हमारे फंसे हुए थे। इस तरह से युद्ध रुकवा के उनको सकुशल वापस लाने का जो काम किया, निश्चित तौर पे उनकी सरकारों ने ये जरूर कहा हम कैसे पहचानेंगे हिंदुस्तानी, लेकिन आपने देखा अब उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना हिंदुस्तानी। और उस तिरंगे की ताकत आपने बढ़ते देखा होगा। पाकिस्तान का आदमी भी उस तिरंगे को लेके बाहर निकल के आया, और बांग्लादेश का आदमी भी उस तिरंगे को हाथ में लेके बाहर निकल के आया। इसी तरह से म्यांमार की बात करें, इसी तरह से कतर में आपने देखा हमारे फांसी की सजा जो हमारे यहाँ से अधिकारियों की हो गई थी, उनको भी सकुशल वापस लाने का काम किया। और जो हमारा विश्व गुरु का सपना है, निश्चित तौर पे आज मुझे उसकी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जब वो 21 जून को योग दिवस के माध्यम से हमारे साथ पूरी दुनिया सांस में सांस मिला के साथ छोड़ती है। तो एक और इसी तरह से आपने देखा जो ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हमारे ऊपर राज कर गए थे, आज हिंदुस्तानी उनके ऊपर राज कर रहा है। तो ये शक्ति, ये लोगों का, भारतवासियों का आशीर्वाद से एक अच्छे हाथों में इस भारत की जनता ने उनको ताकत दी, और उसी का परिणाम है आज विश्व भारत की तरफ निगाहें फैला के देख रहा है। बड़ी से बड़ी विश्व की समस्याओं को आज भारत मध्यस्थता कर रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। आप बार बार मुझे टोक करें फिर भी बता दें। ये मैनिफेस्टो दूसरी पार्टीज ने भी बनाया, अपना विपक्षी दलों ने भी बनाया, उसमें और भाजपा के मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, क्या अलग है, क्या विशेष है? ये मैंने अलग बताया ना आपको। अब उनका एक धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो आया है, हमारा सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। ये अक्सर ऐसे नहीं बने। इसी में सारे अंतर, इसी में सारे मीनिंग, इसी में सारा मोल छुपा है। शिक्षा और रोजगार, ये तीन बड़ी जरूरी चीजें हैं समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए। विकसित भारत तभी बनेगा जब तीन चीजें उपलब्ध होंगी जी, उसके लिए क्या प्रयास? उसका मैंने बताया कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड युवा तैयार कर रहे हैं, उनको उस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप समझते हो सब लिमिटेड है, लेकिन आज जहां हमारा पासपोर्ट आसान हो रहा है, जहां वीज़ा आसान हो रहा है, वहीं हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, टेक्निकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। उधर पारदर्शिता भी को हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो टेक्निकल हैं, जो बच्चे काबिल हैं, उन्हीं का नंबर सरकारी नौकरियों में हो। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं स्टार्टअप और स्टैंडअप वर्ल्ड का तीसरा नंबर अगर कोई है तो भारत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आगे और जल्दी इस पे वर्क हो रहा है। इसका बजट अलग से प्रधानमंत्री की सोच है, ताकि ये हमारा जो भारतवर्ष है ये युवा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में युवा शक्ति है, और उन्होंने तो सारी चीज़ों को पहचाना है जो हमारे देश में बेकार पड़ी थी। उन्होंने जहाँ युवाओं को ताकत बढ़ाने का, युवाओं को पहचानने का काम किया, वहीं प्रकृति को भी पहचाना। आज आपने देखा सोलर क्रांति में जो हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जो 6 महीने रात 6 महीने दिन इतनी ठंड होती है, -डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन हमारे तो प्रकृति का इतना हमें वरदान है। आज सोलर हर घर पे, अभी करोड़ लोगों के ऊपर, बल्कि उससे पहले भी। ये तो यही है। और अब तो हमारे इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में इसमें यही जिक्र है कि आने वाले समय में हम सबके घरों पे सोलर लगाएंगे, ताकि उन गरीब आदमियों को बिजली फ्री मिल सके। उसकी व्यवस्था भी इसमें हुई है। तो आज इतना बड़ा कदम, इसी तरह से विंड है, हवा चलती थी, उसका इस्तेमाल करने का काम आज मोदी जी ने विंड पावर को पहचाना और उसी में एनर्जी को इकट्ठा किया। तो आज प्रकृति का भी वरदान इस देश में है, लोगों का भी वरदान इस देश में है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार दिशा देने वाला
शिल्पीकार चाहिए, वो शिल्पीकार 10 साल से इस देश को मिला हुआ है, इसलिए उन सारी चीजों का सदुपयोग करते हुए अब देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या मानते हैं विरोध क्यों हो रहा है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये पहली बार विरोध नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, पहली बार विरोध नहीं है। आप निरंतर देख रहे होंगे, अब छठे महीने कोई न कोई विरोध इसमें खड़ा रहता है, और इन कारणों का आपको भी अच्छी तरह से पता है, मुझे तो पता ही पता है, लेकिन आपको भी पता है अगर पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश में हमने किस तरह के किस समस्याओं के आधार पे हमने सरकार चलाने का काम किया और हरियाणा को नई ऊंचाइयां नई दिशा देने का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और उसी तरह से क्षेत्रवाद को खत्म किया। तो आज ये सब सारी चीजें खत्म हो रही है तो ये परेशानियां होंगी। विरोध तो कोई भी, इतने बड़े गांव है, इतना बड़ा शहर है, विरोध तो देखिए आप, आपको जो वोट मिलती है तो 50-60% मिलती है, ठीक है कि नहीं। मैं अपने चुनाव का अगर आपको उदाहरण दूं तो मेरे चुनाव में 59% वोट पोल हुई, 41% लोगों ने वोट में इंटरेस्ट नहीं समझा, जिसमें से 30% मेरे को अकेले को मिली, 30% में सब रहे, तो सारे मेरे साथ पहले दिन ही नहीं थे। तो विरोध तो देखिए एक, बल्कि मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, अब चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बनाती रहेगी, लेकिन भाईचारा किसी को बिगाड़ने की इजाज़त समाज में देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सबने ही आना है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे वाले नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम जो चला रखा है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको वोट की ताकत मेरे पूर्वजों ने दे रखी है, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, जब आपके हाथ में जो हथियार है, अब तो वो टाइम है, अब तो विरोध का मतलब ही नहीं। इसीलिए तो आज सब नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहते हैं भाई आप हमें वोट दो। जब आपके पास हथियार है तो दूसरी चीज आप अपना रहे हो, तो इसके पीछे क्या है ये आप अच्छे से समझ। चुनाव सिर के ऊपर है, 25 मई के चुनाव होने हैं लोकसभा के, और अभी कांग्रेस में जो उठा पटक है तो आपसी गुटबाजी दिखाई है, किस पायदान पर देखते हैं आप कांग्रेस को और भाजपा को? देखिए, वैसे तो हमारा कहीं मुकाबला है नहीं, हमारे आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने पहले ही हमने 10 की 10 टिकटें अनाउंस भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, और कांग्रेस तो कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, रोज उनकी मीटिंगें भी रही हैं, उन मीटिंगों के रोज नतीजे भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आपके क्षेत्रीय नेता तो कांग्रेस ये कहते हैं कि भाई टिकट दिखाते मेरा दम घुटता है, तो ऐसी भी सोच बाहर निकल के आपके माध्यम से आ रही है, मैं तो गया नहीं, लेकिन इस तरह के भी जब दम घुट रहा है तो आप सोच सकते हो कांग्रेस की टिकट लेने वाले को कितनी हिम्मत चाहिए। विधायक जी, गुड़गांव क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी हैं, हिंदू मतदाता भी हैं, सभी मतदाता हैं, तो तुष्टीकरण की जैसे बात आपने कही, तो क्या चुनाव पे या मतदान पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हम तो किसी धर्म और जात की बात ही नहीं करते, हम तो कहा ना, हम सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास। मैं तो जो कर रहे हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, अब तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। जो कल तक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे थे, उनका धर्म आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। विधायक जी, आपने हर क्षेत्र में सरकार और पार्टी की उपलब्धि बताई, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में भी थोड़ा देखिए, आंकड़े सामने है सबके। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि आपने पिछले मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, इस बार तो वो जिक्र भी नहीं किया, रोजगार देने की तो बात बहुत हुई। नहीं, इस बार भी हमने जिक्र किया है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की जो बात कह रहे हो, वो खाली सरकारी रोजगार थोड़ी है, उसमें हम कह रहे हैं ना, स्टार्टअप है, स्टैंडअप है, आज लोगों को खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का है, MSME है, उनमें सबको लगा के वो रोजगार ही है, ऐसा नहीं है। और मैं हरियाणा की बात अगर करूं तो 10 साल में हुड्डा ने 80,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी थी, जहां हमने अभी 10 साल हुए भी नहीं है 1,40,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी। और आपको पता है महंगाई का गीत कब कब बजता था, जब जब कांग्रेस आती थी, जब जब बजता था महंगाई डायन खाया जाता है, एक वो रोटी कपड़ा और मकान में के गीत बजता था कांग्रेस के टाइम।
और शाम को भाव कुछ होते थे, सुबह के भाव कुछ और होते थे हर चीज़ के, आप इतनी जल्दी भूल गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। और कांग्रेस जब जब आती थी तो गेहूं भी बाहर से मंगाती थी। अब हमारे बहुतायत में गेहूं है, हमारे को बाहर की बताए क्यों, बाहर से क्यों मंगाती थी? तो उसके पीछे भी एक षड्यंत्र होता था, कहीं उसका बीमारियों को उसमें वो क्या कहते हैं खरपतवार छोड़ने का भी एक षड्यंत्र होता था। विधायक साहब, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उन्हीं भ्रष्टाचारी पौधों को उन्होंने अपने बगीचे में लगा लिया। इसका आने वाले समय में असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है सारी चीजें। और आपको पता है अच्छे अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। असली कांग्रेस तो आपने देखी नहीं, जो रोज लड़ती है, जूतियों में खीर बटती है। यूं तो हम सरदार पटेल की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेस ही था। शास्त्री जी की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेस ही था। ऐसा हमारा व्यक्ति का भी तो व्यक्ति का फर्क होता है। तो आज आप देख रहे होंगे दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई मूर्ति बनी है तो वो सरदार पटेल की आदरणीय मोदी जी ने बनाई है, जो आज उनको देखने भी जाते हैं। और कितनी बड़ा टूरिस्ट अब वो बना है। विधायक जी, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है, तो वो किस चीज का न्याय मांग रही है, ईडी का, सीबीआई का या भाजपा का? नहीं, वो क्या न्याय मांग रही है, न्याय तो वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपना पूरा इसमें डिटेल में छापा है। अब वो किससे न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि न्याय तो मांगेंगे जिन्होंने इतने साल राज कर लिया, अब गद्दी नहीं मिली तो गद्दी का ही न्याय मांग रहे होंगे वो। अब गद्दी तो जनता देगी देश की, वो देखेंगे भाई किसको देनी है, कौन काबिल है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा में दूर चला जाता है, सभी उसका शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन वो नहीं जाता उसके ऊपर विपक्ष से और आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष तो यही कहेगा, विपक्ष का काम भी यही है। ईडी सीबीआई उन लोगों के नहीं जाती जहाँ कुछ मिलता नहीं, ईडी सीआईडी वही जाती है। और मोदी जी तो हर मंच से कहते हैं अब भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो फिर अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो भी आप लिए दिए नहीं जाएंगे, फिर भी लोग कहेंगे करने कथनी में फर्क है। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। जसपा की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है कि 2019 के चुनाव में उनके सहयोग से आपने सरकार बनाई, लेकिन अब गठबंधन टूटने से ये रहा इतनी आसान नहीं है। देखिए, वोट के टाइम हम अलग अलग लड़े थे, सरकार सीटें कमाने की वजह से उन्होंने गठबंधन, हमने सरकार चलाने का किया था। और अब वोट का समय आ गया, फिर हम अलग अलग हैं। ये घोड़े ये मैदान। आपकी सवाल हम पूछते थे, आपसे बहुत सवाल हो गए कि आज के युवा के पास रील्स बनाने के लिए समय है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के लिए 7-7 घंटे वो गुजार देता है उसके ऊपर, लेकिन वोट बनाने के लिए समय नहीं है। जो 18 साल के हो गए उनके लिए क्या अपील है? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा उन नौजवान साथियों को भी और इस क्षेत्र की जनता से भी कि ये जो अधिकार वोट का है, ये आपकी मेहनत से भले ही ना मिला हो आपको, लेकिन हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद आपको ये अधिकार मिला। और इसका उपयोग नहीं करता उसको ये समझ लो, पहली बात तो करना चाहिए, और अगर इसका उपयोग कोई नहीं करता तो उसको भी फिर सरकार को कोसने का अधिकार नहीं, करना चाहिए। धन्यवाद। मैंने संकल्प पत्र डाल दिया ग्रुप में, आप सबके पास पहुंच जाएगा। नहीं तो ये शुरू से ही पैदा हो जानी चाहिए थी। तो आज जहाँ रेलवे की उपलब्धियां हैं, वहीं आज सेना की अनेकों उपलब्धियां हैं, और आज पूरी दृढ़ता के साथ बराबर के मुल्कों को हम जवाब दे रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, यूक्रेन और रूस के जो लड़ाई थी, युद्ध था, तो 40,000 लोग हमारे फंसे हुए थे। इस तरह से युद्ध रुकवा के उनको सकुशल वापस लाने का जो काम किया, निश्चित तौर पे उनकी सरकारों ने ये जरूर कहा हम कैसे पहचानेंगे हिंदुस्तानी, लेकिन आपने देखा अब उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना हिंदुस्तानी, और उस तिरंगे की ताकत आपने बढ़ते देखा होगा। पाकिस्तान का आदमी भी उस तिरंगे को लेके बाहर निकल के आया, और बांग्लादेश का आदमी भी उस तिरंगे को हाथ में लेके बाहर निकल के आया। इसी तरह से म्यांमार की बात करें, इसी तरह से कतर में आपने देखा हमारे फांसी की सजा जो हमारे यहाँ से अधिकारियों की हो गई थी,
उनको भी सकुशल वापस लाने का काम किया। और जो हमारा विश्व गुरु का सपना है, निश्चित तौर पे आज मुझे उसकी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जब वो 21 जून को योग दिवस के माध्यम से हमारे साथ पूरी दुनिया सांस में सांस मिला के सांस छोड़ती है। तो एक और इसी तरह से आपने देखा जो ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हमारे ऊपर राज कर गए थे, आज हिंदुस्तानी उनके ऊपर राज कर रहा है। तो ये शक्ति, ये लोगों का, भारतवासियों का आशीर्वाद से एक अच्छे हाथों में इस भारत की जनता ने उनको ताकत दी और उसी का परिणाम है। आज विश्व भारत की तरफ निगाहें फैला के देख रहा है। बड़ी से बड़ी विश्व की समस्याओं को आज भारत मध्यस्थता कर रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। आप बार बार मुझे टोक करें फिर भी बता दें। ये मैनिफेस्टो दूसरी पार्टीज ने भी बनाया अपना, विपक्षी दलों ने भी बनाया, उसमें और भाजपा के मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, क्या अलग है, क्या विशेष है? ये मैंने अलग बताया ना आपको। अब उनका एक धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो आया है, हमारा सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। ये अक्षर ऐसे नहीं बने, इसी में सारे अंतर, इसी में सारे मीनिंग, इसी में सारा मोल छुपा है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 बड़ी जरूरी चीजें हैं समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए। विकसित भारत तभी बनेगा जब 3 चीजें उपलब्ध होंगी जी, उसके लिए क्या प्रयास? उसका मैंने बताया कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड युवा तैयार कर रहे हैं, उनको उस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप समझते हो सब लिमिटेड है, लेकिन आज जहां हमारा पासपोर्ट आसान हो रहा है, जहां वीज़ा आसान हो रहा है, वहीं हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, टेक्निकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। उधर पारदर्शिता भी को हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो टेक्निकल हैं, जो बच्चे काबिल हैं, उन्हीं का नंबर सरकारी नौकरियों में हो। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं स्टार्टअप और स्टैंडअप वर्ल्ड का तीसरा नंबर अगर कोई है तो भारत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आगे और जल्दी इस पे वर्क हो रहा है। इसका बजट अलग से प्रधानमंत्री की सोच है ताकि ये हमारा जो भारतवर्ष है ये युवा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में युवा शक्ति है, और उन्होंने तो सारी चीज़ों को पहचाना है जो हमारे देश में बेकार पड़ी थी। उन्होंने जहाँ युवाओं को ताकत बढ़ाने का, युवाओं को पहचानने का काम किया, वहीं प्रकृति को भी पहचाना। आज आपने देखा सोलर क्रांति में जो हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जो 6 महीने रात 6 महीने दिन इतनी ठंड होती है, -डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन हमारे तो प्रकृति का इतना हमें वरदान है। आज सोलर हर घर पे, अभी करोड़ लोगों के ऊपर, बल्कि उससे पहले भी, ये तो यही है। और अब तो हमारे इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में इसमें यही जिक्र है कि आने वाले समय में हम सबके घरों पे सोलर लगाएंगे ताकि उन गरीब आदमियों को बिजली फ्री मिल सके, उसकी व्यवस्था भी इसमें हुई है। तो आज इतना बड़ा कदम, इसी तरह से विंड है, हवा चलती थी, उसका इस्तेमाल करने का काम आज मोदी जी ने विंड पावर को पहचाना और उसी में एनर्जी को इकट्ठा किया। तो आज प्रकृति का भी वरदान इस देश में है, लोगों का भी वरदान इस देश में है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार दिशा देने वाला शिल्पीकार चाहिए। वो शिल्पीकार 10 साल से इस देश को मिला हुआ है, इसलिए उन सारी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या मानते हैं विरोध क्यों हो रहा है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये पहली बार विरोध नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, पहली बार विरोध नहीं है। आप निरंतर देख रहे होंगे, हर 6ठे महीने कोई न कोई विरोध इसमें खड़ा रहता है। और इन कारणों का आपको भी अच्छी तरह से पता है, मुझे तो पता ही पता है, लेकिन आपको भी पता है कि पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश में हमने किस तरह के, किस समस्याओं के आधार पे हमने सरकार चलाने का काम किया और हरियाणा को नई ऊंचाइयां, नई दिशा देने का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और उसी तरह से क्षेत्रवाद को खत्म किया। तो आज ये सब सारी चीज़ें खत्म हो रही है तो ये परेशानियाँ होंगी। विरोध तो कोई भी, इतने बड़े गांव है, इतना बड़ा शहर है, विरोध तो देखिए आपको जो वोट मिलती हैं तो 50-60% मिलती है।
ठीक है कि नहीं। मैं अपने चुनाव का अगर आपको उदाहरण दूं तो मेरे चुनाव में 59% वोट पोल हुई, 41% लोगों ने वोट में इंटरेस्ट नहीं समझा, जिसमें से 30% मेरे को अकेले को मिली, 30% में सब रहे। तो सारे मेरे साथ पहले दिन ही नहीं थे। तो विरोध तो देखिए एक, बल्कि मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, अब चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बनाती रहेंगी, लेकिन भाईचारा किसी को बिगाड़ने की इजाज़त समाज में देनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सबने ही आना है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे वाले नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम जो चला रखा है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको वोट की ताकत मेरे पूर्वजों ने दे रखी है, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। जब आपके हाथ में जो हथियार है, अब तो वो टाइम है, अब तो विरोध का मतलब ही नहीं। इसीलिए तो आज सब नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहते हैं भाई आप हमें वोट दो। जब आपके पास हथियार है तो दूसरी चीज आप अपना रहे हो, तो इसके पीछे क्या है ये आप अच्छे से समझ। जब चुनाव सिर के ऊपर है, 25 मई के चुनाव होने हैं लोकसभा के, और अभी कांग्रेस में जो उठा बैठक है तो आपसी गुटबाजी दिखाई देगी। किस पायदान पर देखते हैं आप कांग्रेस को और भाजपा को? देखिए वैसे तो हमारा कहीं मुकाबला है नहीं। हमारे आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने पहले ही हमने 10 की 10 टिकटें अनाउंस भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, और कांग्रेस को कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, रोज उनकी मीटिंगें भी रही हैं, उन मीटिंगों के रोज नतीजे भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आपके क्षेत्रीय नेता तो कांग्रेस ये कहते हैं कि भाई टिकट दिखाते मेरा दम घुटता है। तो ऐसी भी सोच बाहर निकल के आपके माध्यम से आ रही है, मैं तो गया नहीं। लेकिन इस तरह के भी जब दम घुट रहा है तो आप सोच सकते हो कांग्रेस की टिकट लेने वाले को कितनी हिम्मत चाहिए। विधायक जी, गुड़गांव क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी हैं, हिंदू मतदाता भी हैं, सभी मतदाता हैं। तो तुष्टीकरण की जैसे बात आपने कही, तो क्या चुनाव पे या मतदान पे इसका असर पड़ेगा? देखिए हम तो किसी धर्म और जात की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कहा ना कि हम सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास। मैं तो जो कर रहे हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। अब तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। जो कल तक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे थे, उनका धर्म आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। विधायक जी, आपने हर क्षेत्र में सरकार और पार्टी की उपलब्धि बताई, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में भी थोड़ा देखिए आंकड़े सामने है सबके। देखिए मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि आपने पिछले मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। इस बार तो वो जिक्र भी नहीं किया, रोजगार देने की तो बात बहुत हुई। नहीं, इस बार भी हमने जिक्र किया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की जो बात कह रहे हो, वो खाली सरकारी रोजगार थोड़ी है। उसमें हम कह रहे हैं ना, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, आज लोगों को खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का है, MSME है, उनमें सबको लगा के वो रोजगार ही है, ऐसा नहीं है। और मैं हरियाणा की बात अगर करूं तो 10 साल में हुड्डा ने 80,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी थी, जहां हमने अभी 10 साल हुए भी नहीं है 1,40,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी। और आपको पता है महंगाई का गीत कब कब बजता था? जब जब कांग्रेस आती थी, जब जब बजता था महंगाई डायन खाया जाता है। एक वो रोटी कपड़ा और मकान में के गीत बजता था कांग्रेस के टाइम, और शाम को भाव कुछ होते थे, सुबह के भाव कुछ और होते थे हर चीज के। आप इतनी जल्दी भूल गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। और कांग्रेस जब जब आती थी तो गेहूं भी बाहर से मंगाती थी। अब हमारे बहुतायत में गेहूं है, हमारे को बाहर की बताए क्यों, बाहर से क्यों मंगाती थी? उसके पीछे भी एक षड्यंत्र होता था, कहीं उसका बीमारियों को उसमें वो क्या कहते हैं खरपतवार छोड़ने का भी एक षड्यंत्र होता था। विधायक साहब, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उन्हीं भ्रष्टाचारी पौधों को उन्होंने अपने बगीचे में लगा दिया। इसका आने वाले समय में असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है सारी चीजें। और आपको पता है अच्छे अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। असली कांग्रेस तो आपने देखी नहीं, जो रोज लड़ती है, जूतियों में खीर बटती है। यूं तो हम सरदार पटेल की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेस ही था। शास्त्री जी की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेस ही था। ऐसा हमारा व्यक्ति का भी तो व्यक्ति का फर्क होता है। तो आज आप देख रहे होंगे दुनिया की सबसे बड़ी
अगर कोई मूर्ति बनी है तो वो सरदार पटेल की आदरणीय मोदी जी ने बनाई है, जो आज उनको देखने भी जाते हैं और कितनी बड़ा टूरिस्ट हब वो बना है। विधायक जी, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है, तो वो किस चीज का न्याय मांग रही है, ईडी का, सीबीआई का या भाजपा का? नहीं, वो क्या न्याय मांग रही है, न्याय तो वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपना पूरा इसमें डिटेल में छापा है। अब वो किससे न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि न्याय तो मांगेंगे जिन्होंने इतने साल राज कर लिया, तो गद्दी नहीं मिली तो गद्दी का ही न्याय मांग रहे होंगे वो। अब गद्दी तो जनता देगी देश की, वो देखेंगे भाई किसको देनी है, कौन काबिल है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा में दूर चला जाता है, सभी उसका शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन वो नहीं जाता, उसके ऊपर ईडी सीबीआई विपक्ष से और आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष तो यही कहेगा, विपक्ष का काम भी यही है। ईडी सीबीआई उन लोगों के नहीं जाती जहाँ कुछ मिलता नहीं, ईडी सीआईडी वही जाती है। और मोदी जी तो हर मंच से कहते हैं अब भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो फिर अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो भी आप लिए दिए नहीं जाएंगे, फिर भी लोग कहेंगे करने कथनी में फर्क है। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। जसपा की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है कि 2019 के चुनाव में उनके सहयोग से आपने सरकार बनाई, लेकिन अब गठबंधन टूटने से ये रहा इतनी आसान नहीं है। देखिए, वोट के टाइम हम अलग अलग लड़े थे, सरकार सीटें कमाने की वजह से उन्होंने गठबंधन, हमने सरकार चलाने का किया था, और अब वोट का समय आ गया फिर हम अलग अलग हैं। ये घोड़े ये मैदान। आपकी सवाल को पूछते थे, आपसे बहुत सवाल हो गए कि आज के युवा के पास रील्स बनाने के लिए समय है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के लिए 7-7 घंटे वो गुजार देता है उसके ऊपर, लेकिन वोट बनाने के लिए समय नहीं है। जो 18 साल के हो गए उनके लिए क्या अपील है? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा उन नौजवान साथियों को भी और इस क्षेत्र की जनता से भी कि ये जो अधिकार वोट का है, ये आपकी मेहनत से भले ही ना मिला हो आपको, लेकिन हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद आपको ये अधिकार मिला, और इसका उपयोग नहीं करता उसको ये समझ लो पहली बात तो करना चाहिए, और अगर इसका उपयोग कोई नहीं करता तो उसको भी फिर सरकारों को कोसने का अधिकार नहीं।